हेलो, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पूस की रात। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ये कहानी दोस्तों आज भी ये किसान वर्ग के लिए दिलो दिमाग में अपना स्थान बनाई हुई है। और ये कहानी है पूस की रात। दोस्तों, बहुत संवेदनशील कहानी है। यह कहानी आप अपने बड़े बुजुर्ग के साथ भी शेयर कर सकते हैं और उनको उस समय की दयनीय स्थिति के बारे में बता सकते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं कहानी को एंजॉय की तरह पढ़ते हैं। देखिए, कहानी आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। और इस समय तो बहुत सारे कॉपीराइटर हैं, लेकिन फिर भी मैं कहानी आप सबके बीच में और स्क्रीन के माध्यम से पढ़ने का कार्य करूँगी। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हल्कू नाम। देखिए दोस्तों, कहानी हम मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे। आप लोग ही मेरे साथ पढ़ते चलिए और इसका एंजॉय करते चलिए दोस्तों, ठीक है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूँ, किसी तरह गला तो छूटे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। अभी देखिए, उस समय जब उनका पैसा देना है, उस समय बहुत ज़्यादा ठंडी है दोस्तों। आप जो है कि ठंडी को अच्छे से अनुभूत कर पाएंगे। माघ पूस मतलब जनवरी और दिसंबर वाली ठंडी है दोस्तों, ठीक है। कैसे कटेगी, उससे कहा, 2 फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। हल को एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया है, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। मतलब उस समय का ये किसान जो है वो शोषित जो कर रहा है, उसके लिए वो सोच रहा है कि यदि हम उसका पैसा दे देंगे तो थोड़ी ठंडी ही भले लगेगी, लेकिन वो जो बार बार घुड़कियाँ लगा रहा है उससे तो मेरा जान बच जाएगा। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दो, गला तो छूटेगा, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। ठीक है दोस्तों। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कंबल, न जान न जान कितनी बाकी है। दोस्तों, यहाँ पे जब उसकी पत्नी प्रश्न करती है कि जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक लेखक लगाए हुए हैं दोस्तों। और कोई खैरात दे देगा कंबल, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक है। क्या इस ज़माने में भी कोई है जो मतलब बिना पैसे का, बिना मेहनत का कंबल दे देगा। उनके कहने का मतलब यही है। आइए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। न जान कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने की नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करोगे, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से आ जाए, मैं रुपए ना दूंगी। मतलब पत्नी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ठंडी बहुत है और ठंडी से बचने के लिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कंबल लेना जरूरी है दोस्तों। आइए, ऐसी खेती के बजाय मैं रुपए ना दूंगी, पत्नी पैसे देने से मना कर दी। 3 पैसे हैं दोस्तों, समझ सकते हैं आप। हल्को उदार होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे दूर घूर रहा है। और उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। जब उसका पति बहुत ज़्यादा दुखित होकर बोला, तो पत्नी का दिल ही ऐसा होता है, फिर उसने पैसे निकाल के ला के दे दिए हल्कू के हाथ में। दोस्तों, कहानी के पात्र ही आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। यह कहानी
BA MA के सिलेबस में है। यदि आप पाठक हैं दोस्तों तो हमारे चैनल से नित्य जुड़े रहें ऐसी ही नई नई कहानी पढ़ने के लिए। यदि आपका कोई कमेंट होगा दोस्तों, आप बोलेंगे कि हमारा ये भाग पढ़ा दीजिए, मैं और से पढ़ाऊँगी दोस्तों, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेंगे। मतलब खेती करता है, फिर दयनीय स्थिति है, जितना होता है उतने सारे लोग ले लेते हैं। मतलब उस समय के जो है अमीर व्यक्ति हैं, कोई साहूकार है, तो ऐसे लोगों ने सारे चीज़ ले लेते थे। उसकी पत्नी का कहने का मतलब था खेती को छोड़ के हम मजूरी करते हैं, फिर वो पैसे मिलेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू न रुपए लिए और न इस तरह बाहर चला मानो उसका हृदय निकलकर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका समस्त पानी दीनता से भार से दबा जा रहा था। दीनता का मतलब होता है गरीबी दोस्तों। पानी का मतलब होता है कि अंदर से जो आदमी की इज्जत होती है वो, ठीक है। पानी के कई अर्थ होते हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। अब हम आ गए कहानी के दूसरे पार्ट पे, पूस की रात। देखिए दोस्तों, पूस की रात, अंधेरी रात। अब हम कहानी पे आ गए हैं दोस्तों। संवेदनशील कहानी है। आप अपने बड़े मित्रों, पिताजी और रिश्तेदारों को भी ये कहानी शेयर कर सकते हैं। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे थी भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाढ़ी की चादर ओढ़ पड़ा काँप रहा था। खाट के नीचे उसकी संगी मतलब दोस्त, संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी दोस्तों। ठंडी इतना था, कंबल नहीं था, न तो कुत्ते को नींद आ रही थी, ना स्वयं हल्कू को, ठीक है। हल्कू ने घुटनिया में गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रह, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड में, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, साथ में दौड़े दौड़े आगे चले आए, ठीक है। तो मतलब उनके कहने का मतलब है कि हम आपको मना किए, आप क्यों चले आए? देखो ठंडी लग रही है, आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कुकू की दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे ही, ठीक है। रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है, मतलब कि हवा को भी वो बोल रहे हैं। उठूं फिर एक चीलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। आग 8 चीलम तो चुका, मतलब 8 चीलम पी चुका। यह खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाक है जाड़े का गुजर हो जाए। जकदीर की खूबी मजूरी हम करें मज़ा दूसरे लूटे। हल्कू उठा गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चीलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। उनका कुत्ता है जबरा दोस्तों यदि आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं तो हल्कू, उनकी पत्नी बुधिया और जबरा को याद रखें। ये कहानी के पात्र मिलाने को आते हैं। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकता हुआ आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजों को मतलब पैर को उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी।
चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो जाए अब कि सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते की भांति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे एक दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री का मतलब होता है दोस्ती। दोस्तों, मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुरंत समझती थी। वह झटपट उठा और छपरी से बाहर आकर फूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुप करा कर बुलाया, पर वह उसके पास ना आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर फूंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही छलक रहा था। देखिए दोस्तों, कहानी बहुत संवेदनशील है। दोस्तों, कहानी को आप गाड़ी चलाते हुए, घर में काम करते हुए सुन सकते हैं। यदि आप एक गृहिणी हैं तो आप कहानी को मज़ेदार तरीके से सुनिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है दोस्तों। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी इतनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। सप्तर्षि ऋषि एक तारे को कहते हैं। दोस्तों, आपने ज्योग्राफी में इसे पढ़ रखा होगा। यदि आपको नहीं पता होगा आप कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर दूंगी। सप्तर्षि ऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटारते देख तो समझे कोई भूत है, और कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता, ठंडी इतनी ज़्यादा थी। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनकी एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूकू करे सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टपक टपक टप टप नीचे टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां
बटारने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव चले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे की विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश अब नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोपहर उतार कर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। ऐसे जी में आए सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा न करूँगा। जब्बर ने उस अग्निराशि को और कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जला लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के नीचे झूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी कहीं नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के पास आ गया। दोस्तों, आइए कहानी को एंजॉय करते हुए चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। रात के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा आग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया। शायद नीलगायों का झुंड था। उसके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उसने उनके दबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उनका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा कस ऐसा ठंड चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगायें खेतों को सफाया किए डालती थीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ जकड़ रखा था। उसी रात के पास गर्म जमीन पर वहीं चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब वह चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी की
रही थी कि क्या आज सोते ही रहेंगे तुम, यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू न उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आ गए। देखा सारा खेत रौदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, फिर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हुई। और जो है कि ठंड से बेचारा खेत में तड़पता हुआ किसान और परेशान भी हुआ, उसकी खेती भी नहीं बची। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आए तो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।